जी हाँ दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में मारवाड़ का इतिहास कंप्लीट कर लिया था। आज से हम चौहानों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में। अधिकतर इधर रणथंभौर की शाखा और अजमेर की शाखा से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें भी राजा फिक्स है। हमने पिछली वीडियो में काफ़ी अच्छी तरीके से और राजवंशों की बात करी थी। अब हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। चौहान, आज हम पढ़ेंगे चौहान वंश, यानी चौहानों के बारे में पढ़ेंगे। हमने हर वंश की एक उत्पत्ति के बारे में बात करी है, तो चौहानों की उत्पत्ति के बारे में हम बात करेंगे। तो ये अग्निकुंड सिद्धांत से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। अब कोई ना कोई रीजन होगा इनकी उत्पत्ति का। हाँ गुरु जी, कोई ना कोई रीजन होगा, तो वो रीजन बताओ हमको, क्या रीजन है जिनसे चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। तो ठीक है बच्चों, क्योंकि कोई भी चीज पनपती है तो उसका एक कारण रहता है। आपके अंदर भी नफरत बनती है तो उसके पीछे एक लंबा कारण रहा है, यानी किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया होगा तो आप में नफरत है, या काफी लंबी प्रोसेस रहती है इसकी भी। वैसे क्या कहते हैं कि अग्निकुंड से चौहानों की उत्पत्ति गुरुजी कहे हुई है, या तो बताओ। तो ऐसे अभी बताता हूँ 2 मिनट में। सबसे पहले तो अग्निकुंड सिद्धांत की बात करते हैं। किधर दिया गया है? चंद्रबरदाई की किताब में दिया गया है। एक बात तो ये याद रखना, चंद्रबरदाई किताब कौन सी है? तो पृथ्वीराज रासो किताब है, ठीक है। एक बात ये याद रखनी है आपको। और अग्निकुंड सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत के अंतर्गत ये बात बताई गई है कि आबू है, हाँ, आबू के ऊपर एक संत बैठता है। ये आबू है, आबू के ऊपर संत बैठता है, इसीलिए इसको संतों का शिखर कहते हैं। कर्नल जेम्स टोल ने कहा है इसको संतों का शिखर। इधर इधर संत बैठते थे, ठीक है। संत बैठ के क्या तपस्या करते थे? ओम बूम भुव स्वर, यज्ञ में छींटे मारते थे, ठीक है। और जब ये संत थे ना, अब यहाँ पर बैठ के तपस्या कर रहे आबू यज्ञ पर। अच्छा, तो गुरु जी फिर काय हुई हो? तो देखो बच्चों, ये यज्ञ पे बैठ के तपस्या करते थे तो इनको डिस्टर्ब करते काफी लोग आके। डिस्टर्ब गुरु जी कहीं करता, आगे पीछे से कोई गुदगली मचा जाता, कुछ चुटके भर के भाग जाता, या तो क्या कहते हैं कि कोई उसमें ये जब यज्ञ करते थे वो अग्नि पवित्र होती थी, तो उस पवित्र अग्नि के अंदर क्या कहते हैं कि ये वहां के लोग थे जो राक्षस थे, छींटे मार जाते थे, पानी की बाल्टियां उनका जाते थे, गाय का मांस पटक जाते थे, या मांस के टुकड़े पटक जाते, तो इनका क्या यज्ञ होने लग गया, क्या भंग। तो इनने सोचा कि यार देख, यज्ञ तो भंग हो ही रहा है, तो है अग्निदेव, तो मैं तुम्हारा यज्ञ कर रहा हूँ, तो अब देखो इतनी तो शक्ति दो कि इनसे मैं लड़ाई कर सकूं। मैं 60 साल का आदमी कैसे लड़ाई करूंगा इनसे? हाँ ये बात तो, जैसे हम भी 60 साल के होंगे, आप भी 60 साल के हो गए गुरु जी, हम क्यों होंगे अभी 60 साल के? अभी तो हम छोरे छाप रहे हैं, तो तुम भी आगे चल के 60 साल के होगे, तो तुम भी किसी से लड़ाई नहीं करोगे, आप डरोगे। क्योंकि बूढ़े व्यक्ति हो जाते हैं ना, जो बूढ़ा व्यक्ति सोचता है कि वो मेरे को बराबर की में किसी काम में पूछे, इसीलिए वो कभी भी बड़े बच्चे होते हैं ना, उसके बाद उनके काम में बाधा नहीं बनता वो। यानी कोई पूछता है बाबूजी शादी है घर में, तो वो 50 किलो लड्डू की बोल रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं कि 70 किलो लड्डू रख लें, बाबूजी कहते हैं 80 किलो रख, क्योंकि वो उसको बढ़ावा दे रहा है। क्योंकि अब उससे कहेंगे यार 50 किलो में तू 65 किलो कर ले, 70 भी मत कर, तो क्या वो सोचता है कि यार बाबूजी मेरी बातों को काटते हैं, बुढ़ापे में इनका बुढ़ापा सटखटा गया है, ऐसे बोलते सटखटा गया है बुढ़ापा। तो क्या कहते हैं, उसी को लेके क्या कहते हैं कि इधर अब संत सोचते हैं कि यार मैं कैसे ये कर लूंगा, मैं कैसे लड़ाई कर लूंगा, मेरे को तो पीट के भाग जाएंगे, मेरे को दगली मचा जाते हैं, बच्चे छोटे आके यहाँ पर चूट के मर जाते हैं, मेरे तूने में 3 दिन तक दर्द होता है, झंडो बाम लगा के सोता हूँ। तो क्या कहते हैं कि इनने अग्नि से क्या कहते हैं कि 4 राजवंश की उत्पत्ति करी। बोले 4 कौन कौन से थे? तो देखो सबसे पहले नंबर पे थे प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चालुक्य, ठीक है। दूसरे थे चौहान, ठीक है। ये राजवंशों की इनने क्या करी? उत्पत्ति करी। अब छींटे मारे यज्ञ में तो 4 राजवंश निकले। 4 राजवंश में सबसे बोले प्रतिहार जी, हाँ जी जाओ लड़ाई करके आओ। किससे? यहाँ के लोगों से। पीट, चलो लड़ाई करके आए, हार गए। दूसरी बार गए परमार, जो भी हार गए। चालुक्य गए, जो भी हार गए। और लास्ट में कोई चौहानों की उत्पत्ति हुई। हम चौहानों का इतिहास पढ़ी रहे हैं, तो इस प्रकार चौहानों की क्या मानी जाती है? उत्पत्ति मानी जाती है।
पर क्या कहते हैं कि 16वीं 17वीं सदी में आने के बाद ये ग्रंथ विवादित हो गया था, काफी विवादित ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, क्योंकि हमने बोले कि यार आग में छींटे मारने से आदमी उत्पन्न हो सकते, तो एक्स और वाई गुण सूत्र का क्या कहते हैं कि मानव संतान उत्पत्ति खत्म हो जानी चाहिए, हर घर में क्या कहते हैं कि रोज बच्चे होंगे, फिर तो ये कहा हाँ ये भी हो सकता है। देखो ये तो है, पर डॉक्टर भी आ गए, डॉक्टर बोले हॉस्पिटल ही बंद हो जाएंगे हमारे, तो बोले ये बात भी सीरियस है, हम इस बात का खंडन करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या कहते हैं कि पर क्या करते हैं, कोई क्रिकेट तो इसके सपोर्ट में आ गए, जो सपोर्ट में है ना अग्निकुंड सिद्धांत के, तो वो एक तो सूर्यमल मिशन जी, और गुरु जी दूसरे थे हमारे मेहनत नैन सिंह, इसको याद रखना, ये भी बहुत अच्छा है। मारवाड़ का अबू फजल, ये क्या इनके पक्ष में आ गए, और बाकी लोग भी पक्ष में हो गए। और जो पृथ्वीराज रासो है ना, ये चंद्रोपाध्याय का ग्रंथ है, उसको विद्यालंकर ने चंदू खाने की गप बताई, चंदू खाने की गप, देव साहब गोलगप्पे वाला गप होता है ना, जिसका आप पानी पूरी बोलते हो, वो वाली गप बता दी औरत तुम्हारी गुरु जी। फिर क्या होगा, तो फिर कुछ नहीं, आगे इस पे शोध होते रहे, पर इधर एक और महान विद्वान आया, कर्नल जेम्स टोड साहब बोले सुनो मेरी बात, दर्शकों मेरी बात सुनो, मैं राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाऊंगा, तो मेरी बात तुम सबसे पहले सुनो। उनने बोला सुनाओ साहब क्या बात है, क्योंकि मैं तुमको एक बात बताता हूँ, ये 4 लोग थे बॉडी बिल्डर्स, यहाँ के लोग ही थे। अच्छा, इनको यहाँ से उठाया लोगों को, अच्छा, पर क्या कहते हैं कि इनको तब वो धुलाई होगी, सौगंध धुलाई होगी अग्नि की, तो इनने के 4 जातियां बना दी 4 लोगों में से। अच्छा, क्योंकि फिर टोड इसका अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, समर्थन करता है, अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहा है, समर्थन कर रहा है, तो इसकी बात को बड़ा करा। तो लियो साहब फिर और बताओ, तो और तो यूं है, फिर बताई गई इस बात का आगे चले के खंडन हुआ, फिर आगे चौहान भी क्या कहते हैं कि अब आगे अपने आप को वस्तु श्री वस्तु गोत्र ब्राह्मण शब्दों से भी अपने आप को उल्लेखित करते हैं, हमको बिजोलिया शिलालेख में देखने को मिलेगा। आज हम चौहानों की उत्पत्ति में एक सिद्धांत तो ये है पृथ्वीराज रासो का, इनकी उत्पत्ति कैसे मानी गई है चौहानों ने, ये बिल्कुल याद रखना, क्रम यूं का यूं ही चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों आगे बात करते हैं चौहानों में। अब इसके बाद क्या कहते हैं कि जब सूर्यमल मिश्रण तो बूंदी हाड़ा का वंश भास्कर लिखा है, जिसमें बूंदी का इतिहास है, और वो भी चौहानों का। हाँ गुरु जी, तो तभी ये इनके पक्ष में थे। हाँ अब तो तुम आगे समझ जाओ, फिर तो आप मेरी ऐसी बात याद रखोगे ना, तब तो तुम आगे समझ जाओगे। अच्छा, अब इसके बाद हम और बात करते हैं, तो और गुरु जी और बता दो कोई थोड़ा सा और सिद्धांत। तो देखो सिद्धांत हमने पहले राजपूतों की उत्पत्ति में इस सिद्धांत को पढ़ा, और अग्निवंश सिद्धांत भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया। देखो और बात तो ये है कि बिजोलिया शिलालेख में इनको क्या कहा गया है, बिजोलिया भीलवाड़ा पाठकनाल लोला गांव में लगा हुआ है, आप सबको पता है। इसमें प्रशासनिक चीजों का भी उल्लेख मिलता है, इसमें क्षेत्रों के पुराने नाम भी हमको देखने को मिलते हैं, गुणपत्र इसके लेखक रहे हैं। हमको इतनी बात तो आराम से याद है कुछ, और बताओ। तो और बात तो यही है कि इसके अंदर एक शब्द का उपयोग किया गया है, वस्त्र श्री विप्र वस्त्र गोत्रे भूत, श्री विप्र वस्त्र गोत्रे भूत, ये शब्द का प्रयोग हुआ। ये शब्द का प्रयोग कर रहा है सोमेश्वर, और सोमेश्वर कौन है, पृथ्वीराज का तृतीय जी के पिताजी। तो इस बात को हाईलाइट किया गया। हम कोई भी जाति के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकते, ठीक है। फिर इसके बाद ही अर्शनाथ जी के अभिलेख में इनका अलग से उल्लेख है। रायपाल सेवाड़ी का लेख मिलता है हमको, रायपाल सेवाड़ी का लेख एक, ठीक है बच्चों। हाँ गुरु जी, रायपाल सेवाड़ी का लेख क्या बोल रहा है आपको पता है क्या भाई, हम इंद्र के वंशज हैं, चौहान है जो इंद्र के वंशज है। लो साहब, ये इनकी उत्पत्ति से संबंधित हमको थ्योरीज मिलती हैं, हमने उसके बारे में बात कर ली है, ठीक है। इसके बाद और बताओ बोलिए, और देखते हैं चौहानों के राजस्थान बच्चों कई शाखा हुई है। अब देखो शाखाएं काफी सारी हुई, तो हमको इनकी चर्चा करना
कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि हर एक शाखा से आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी शाखा राजस्थान की है, कौन सी नहीं है। तो देखो सबसे पहले चौहान से शाखाएं क्या है, शाखाएं। तो सबसे पहली शाखा अजमेर की शाखा, दूसरी पहली तो सामर की शाखा थी, सामर की शाखा, दूसरी अजमेर की शाखा, अजमेर की शाखा से ही एक शाखा निकलती है रणथंभौर की शाखा, ठीक है। रणथंभौर से ही एक शाखा निकलती है सिरोही की शाखा, और सामर से ही एक शाखा निकलती है नारनौल की शाखा, और सिरोही से ही निकलती है कोटा बूंदी की शाखा, ठीक है। देखो इनकी मुख्यतः 5 रियासतें थी, सामर, अजमेर, रणथंभौर, सिरोही, कोटा, बूंदी, 7 हो गए ना बच्चे, 7 ही हैं, ठीक है। इसके बाद नाड़ोल, ये इनकी शाखाएं हैं, चौहानों की शाखाएं, चौहानों की शाखाएं। अब इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन क्वेश्चनों को भी हमको मोस्टली देखना है, ठीक है। अब इसके बाद आज हम जो चर्चा करेंगे तो हम सामर की शाखा को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन काफी अच्छे बनते हैं यहाँ से, तो हम सामर के बारे में आज से पढ़ना शुरू करेंगे। और बाकी की जो हमने उत्पत्ति की बात करी ली है, और इसके बाद ये सामर की शाखाएं हैं, जिसमें आज हम पहली शाखा की बात करेंगे, सामर की शाखा की, ठीक है। धीरे धीरे हम पूरी शाखा कंप्लीट करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आराम से पढ़ते चलो, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है हमको, ठीक है। आज हो सकता है हम जितना पढ़ेंगे और उतना नहीं पढ़ेंगे, क्यों दिमाग में टेंशन लेना, राजस्थान में भी कोई पेपर नहीं है, शाखाएं उसमें से हम पढ़ते हैं सामर की। सामर की शाखा, अब देखो सामर की शाखा का संस्थापक बच्चों वासुदेव को माना जाता है, तो लोग कोई ना कोई तो भगवान इनकी उत्पत्ति करेगा, तो वासुदेव ने 551 रुपये में इनकी क्या कर दी, उत्पत्ति कर दी। इसलिए इनको याद रखने का तरीका है, अब भगवान के नाम पर एक इंसान ने सामर में चौहानों की क्या करी, नींव रखी, इतने में 551 रुपये कर दिया, राजा है तो काफी मोटे पैसे करेगा। हाँ, तो इसको क्या कहा जाता है, आदि पुरुष, आदि पुरुष, मूल पुरुष, ठीक है। और बोलिए, और कुछ कहा जाता है कि हाँ, और की बात करते हैं, आदि पुरुष, मूल पुरुष कहा जाता है, और कहा जाता है कि इसने सामर से नमक निकाला था, ठीक है, नमक का टैक्स लेता था, नमक निकालने का, ठीक है। एक बात तो ये बोलिए, इसके बाद राजा कौन बनता है, इसके बाद राजा बनता है गुवक फर्स्ट, है ना, जो हर्षनाथ जी अभिलेख का निर्माण करवाता है, हर्षनाथ जी का मंदिर बनवाता है, सॉरी। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा राजा बच्चों बनता है इसके बाद, देखो एक बात याद रखना, हर्षनाथ जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया, ये क्वेश्चन काफी मोस्ट। हर्षनाथ जी का मंदिर सीकर में है, देख क्या आना, शिवलिंग है, शिवलिंग आकार का है, मैंने देखा हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मंदिर ही है, अच्छा पर मंदिर है और कुछ नहीं है, शिवलिंग सा बना हुआ है इसके ऊपर, हर्षनाथ जी, क्योंकि नाथ आ रहा है सबके पीछे, तो महादेव जी को समर्पित होगा, आपको कॉमन सी बात है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद राजा एक बनता है चंदन राज, इस बागपति राज भी है, चंदन राज भी है, जो पर मोस्ट राजा है उनकी बातें करेंगे एग्जाम में, क्यों ज्यादा माथापच्ची करेंगे। देखो सबसे पहले जो आएगा, जो अपने देवी देवता के नाम पर कुछ ना कुछ तो बसाएगा, हाँ गुरु जी। तो इसने क्या करा कि गुवक ने मंदिर का निर्माण करवाया, इस मंदिर का निर्माण करवाया, हर्षनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया, हर्षनाथ जी का मंदिर, जो चौहानों के क्या हो गए, मंदिर है ना, अच्छा मंदिर है ये, इसको देख लेना, ये क्या हो गए, कुल देवता हो गए, कुल देवता,
हाँ गुरुजी, तो फिर इनकी कुल देवी कौन सी थी? कुल देवी शाकंभरी माता थी। शाकंभरी माता कौन थी? शाकंभरी माता इनकी कुल देवी थी। कुल देवी, कुल देवी कहाँ के लोगों की? शाकंभरी। शाकंभरी यानी साग सब्जी बांटी थी आपातकालीन स्थिति में। आपातकालीन स्थिति का मतलब अकाल के समय राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद शाकंभरी माता, इनका मंदिर कुलदेवी, इनकी कुलदेवी थी, कुलदेव दर्शनाथ जी थे। इसके बाद राजा गोवा सेकंड बनता है, उसकी कोई बात नहीं है, ठीक है। और उसी के बाद एक राजा बनता है चंदन राज। चंदन राज, चंदन राज की कोई बात नहीं है, बात है उसकी पत्नी रुद्राणी की। बहुत अच्छी महिला थी और ये पुष्कर में क्या दिए जलाती थी, पुष्कर झील के अंदर, है ना। पुष्कर झील आपने पढ़ा है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। कृत्रिम झील, कृत्रिम झील, प्राकृतिक झील है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। इसमें 52 घाट है, 52 घाटों के नाम अलग अलग हैं। और ये ब्रह्मा जी के कमल गिरने के कारण इसका निर्माण हुआ है। और यहाँ पर कनाडा देश के सहयोग से इसका साफ सफाई का कार्य किया जाता है। बैसाख के महीने में इसके अंदर क्या कहते हैं कि सबसे अच्छा दीपदान होता है। और दीपदान राजस्थान की एक झील में और होता है बच्चों, उसको याद रखना। उसको भी वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ज्योग्राफी करा रहा हूँ मैं, ज्योग्राफी भी करवा रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान रखना। पुष्कर झील में ये क्या करती थी, क्या करती थी बोली? दीपदान करती थी, ठीक है। यानी इसका मतलब चौहान अपना क्या कर चुके हैं, साम्राज्य विस्तार कर चुके हैं। साम्राज्य कहाँ पर आ गए? पुष्कर में आ गए। हाँ, रोज रोज करती थी और 1000 दीपक जलाती थी। 1000 दीपक, ओहो जी, 1000 दीपक, हाँ भैया 1000 दीपक ये जलाती। और इसके बाद 1000 दीपक जलाती थी, रुद्राणी देवी थी। और ये यौगिक क्रिया में निपुण थी। यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया को जी यानी कार्बन मिलने वाला नहीं, कुछ और है तो बॉन्ड हो जाएगा। यौगिक क्रिया का मतलब होता है कि योग में निपुण थी। बाबा रामदेव थी, लेडी बाबा रामदेव कौन थी इतिहास की? तो चंदन राज की पत्नी रुद्राणी देवी, क्योंकि यौगिक क्रियाओं में ये निपुण थी, ठीक है। और इसके बाद राजा बनता है पृथ्वीराज फर्स्ट, जो क्या कहते हैं कि गजनी के शासकों को ये हराता है। और सिंहराज भी राजा बनता है बरिहट। काफी सारे ऐसे राजा बनते हैं, उनकी कोई बातें नहीं है। और हाँ, इधर अब लास्ट राजा बनता है एक अजय राज, जो राजस्थान में क्या करते हैं कि चौहानों की सामका को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करते हैं। यानी फिर ये कहाँ पर आ जाते हैं? अजमेर आ जाते हैं। किसके समय? अजय राज के समय ही ये कहाँ पर आ गए? गुरुजी अजमेर आके अजमेर की स्थापना करेंगे। और हम कल अजमेर के इतिहास को भी कंप्लीट करेंगे 2 पार्टों में, 3 पार्टों या 2-3 पार्टों में अजमेर का होगा इतिहास, ठीक है बच्चों। थैंक यू।